This is an ABP Life podcast. इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया। दरअसल इसरो इस दिशा में पहले से ही काम कर रहा था। ये परीक्षण कई मायनों में हिस्टोरिकल रहा। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी भी विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर उसे रनवे पर लैंडिंग करने के लिए छोड़ दिया गया। इसे ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। मगर ये आखिर है क्या और भारत के लिए क्यों इतनी बड़ी उपलब्धि है? आखिर इस मिशन के सक्सेसफुल होने से हमें क्या फायदा मिला है, जानेंगे आज FYI में। मैं मानसी हूँ आपके साथ ABP लाइव पॉडकास्ट पर, जहाँ मेरे साथ में इस बारे में बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। जी हाँ, मेरा नाम अमिताभ पांडे है और मैं एस्ट्रोनॉमर हूँ और साइंस कम्युनिकेटर हूँ और कई बरसों से स्पेस साइंस और स्पेस रिसर्च के ऊपर कमेंट करता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ABP लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे जो करना चाहूंगी वो यही कि अगर आप लोगों को बता सकें एग्जैक्टली क्या है ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो इसरो ने सफल परीक्षण जिसका किया है। दिस इज एक्चुअली जो स्पेस में हम कोई भी चीज भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो ट्रेडिशनल तरीका है हमेशा जो यूज होता रहा है और सभी मैक्सिमम अभी भी वही यूज होता है कि आप एक बहुत बड़ा रॉकेट होता है, उस रॉकेट के टिप पर एक छोटा सा आपका पेलोड रखा होता है। आप ऐसे कल्पना करिए कि कुतुब मीनार की उसकी चोटी पर आप एक छोटा सा लंच बॉक्स रख दें, ठीक है ना। तो उतने बड़े लंच बॉक्स को पहुंचाने के लिए कुतुब मीनार जितना बड़ा रॉकेट आप इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह होती है कि आपको स्पेस में ले आने के लिए काफी फ्यूल चाहिए होता है। आपकी ग्रेविटी के क्लच से निकलते हुए और एटमॉस्फेयर को पार करके जब आप स्पेस में पहुंचते तो आपका मैक्सिमम जो आपका जो पीछे का जो सारा हिस्सा जिसने आपको पहुंचाया है, रॉकेट अलग स्टेज होती है, सॉलिड स्टेज होती है, फिर लिक्विड स्टेज होती है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैन्यूवर किया जा सकता है। और ये जो आपका इसमें जो आप देखते हैं कि बाकी सारा हिस्सा वेस्ट हो जाता है इस तरह से। वो इसमें बाकी धरती पे आके गिरता है या स्पेस में छोड़ दिया जाता है जो काफी स्पेस डेब्रिस को भी बढ़ाता है ना। तो उसके लिए काफी सालों से, जब ये पहली बार नहीं हुआ है, अमेरिका ने अपना जो स्पेस शटल होती थी वो डिजाइन की थी। उसी के पहले रशिया ने भी किया था, बुरान नाम था, तो उनका भी अपना एक इस तरह का डिजाइन था। लेकिन रशिया रेस से बाहर निकल गया, पता नहीं कई कुछ वजहों से, और सोवियत यूनियन का फॉल भी उसके पीछे जिम्मेदार है शायद। लेकिन अमेरिका ने इसको सक्सेसफुली काफी वर्षों तक चलाया और उनके जो काफी इंपॉर्टेंट मिशन जो थे, जैसे कि आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, और स्पेस स्टेशन के पीछे जो पूरा उसका बोलना चाहिए कि जो वर्क फॉर्स था वो इनका यूजेबल सैटेलाइट जैसा स्पेस शटल था, है ना। उसके अलावा रशियन रॉकेट्स को भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन मेजर जो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके अलावा भी स्पेस उसका जो रिपेयर का काम स्पेस में जब करना होता था, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप में खराबी आई थी, उसके लिए भी रियूजेबल स्पेस शटल का यूज किया गया था। अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई सामान पहुंचाना है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये काफी सालों तक सक्सेसफुली अमेरिका का मिशन चलता रहा। तो हमारी भी कोशिश ये थी कि हम इस तरह का कोई एक ऐसा रियूजेबल स्पेस व्हीकल बनाए कि जो वहां पर जाए स्पेस में और वापस लौट के भी धरती पर एरोप्लेन के लैंड कर। स्पेस शटल का जो मेजर कॉन्सेप्ट ये है, एक रॉकेट के ऊपर रख के इसको स्पेस में भेजा जाता है और एक बार स्पेस में पहुंचने के बाद इसकी जो वापस आता है एक एरोप्लेन की तरह आता है। हालांकि इसकी दो स्टेज होती है। पहले जो आपकी एंट्री करता है तो उस टाइम में स्पेस शटल की पूरी जो बॉटम सरफेस होती है उसको एक तरह से ब्रेकर की तरह यूज किया जाता है, तो जो बहुत ही मुश्किल काम होता है। हमारे सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो जो री एंट्री होती है उससे बोलना चाहिए कि बहुत ही ऐसा लगता है कि मतलब उसमें बचेगा कि नहीं बचेगा, आप देखने वालों को ऐसा लगता है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर से टकराता है कि वापस एंट्री के टाइम में एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो पूरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर और उससे जनरेट होने वाली हीट उसका इमेजिन करते हो, सन की सरफेस से भी ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है, जनरेट हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें अभी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सक्सेसफुली होता है। तो हम भी मतलब अपने फ्यूचर में कई तरह के जो मिशन हमारे ड्रीम्स हैं जो अभी उसके बिना उनको हम पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। कुछ तो आपने इसके बेनिफिट बताए, जहां आपने डेब्रिस का जो स्पेस में डेब्रिस है इसका आपने इसका उल्लेख किया था कि ये एक इसका बेनिफिट हो सकता है। सिग्निफिकेंस और बेनिफिट अगर इसके और देखें तो वो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बेनिफिट इसका जो हमारा ये जो खास काम हम करने जा रहे हैं, अभी तक क्या होता था कि आपने अगर याद हो कि अमेरिका के 2 स्पेस शटल
एक्सीडेंट हुआ था, एक टेक ऑफ के टाइम पर और एक लैंडिंग के टाइम पर, जिसमें कल्पना चावला की डेथ हुई थी, जो इंडियन ओरिजिन की नासा की एस्ट्रोनॉट जी। उसको जो हम जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा अनमैन्ड है, और ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। तो आप देखेंगे कि अमेरिका में भी अब इस पुराने तरह के स्पेस शटल को बंद कर दिया गया है। अब स्पेस एक्स और दूसरी एजेंसीज हैं वो प्राइवेट प्लेन्स बना रही हैं इस तरह के, कि जो इस तरह से जाएंगे, स्पेस में जाएंगे और फिर री एंट्री करके लैंड करें। तो ये जो ऑटोमेटेड लैंडिंग, ऑटोमेटेड टेक ऑफ, डूइंग इट मिशन ऑटोमेटिकली और बाय रिमोट कंट्रोल फ्रॉम अर्थ एंड लैंडिंग इट शुड हैज टू बी टोटली ऑटोमेटेड, जिसमें किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े। तो उससे फायदा ये होगा कि जो इंसान की जान का जो खतरा होता था, लॉस होता था, इसके कारण से स्पेस शटल को स्क्रैप किया रशिया में, अमेरिका में, कि वो इसके कारण से उन्होंने रियलाइज किया कि ये इसका काम जरूर किया लेकिन बहुत रिलायबल नहीं है। तो वो जो अगर हम अचीव कर पाते हैं सक्सेसफुली, जैसा कि कल के टेस्ट में हुआ है कि हमने उसका लैंडिंग का पूरा सीक्वेंस ऑटोमेटेड से पूरा उसको अचीव किया, अपना सेल्फ गाइडेंस सिस्टम था उसमें, उससे अपने आप धरती पर आके सक्सेसफुली लैंडिंग स्ट्रिप पे उतरा है। जी जी। आपने रशिया और अमेरिका की तो बात करी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के केस में, क्या और कोई भी देश है जिसके पास अपना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है? चाइना को हम कह सकते हैं कि चाइना ने भी इसके बारे में काफी काम किया है। अभी मुझे सक्सेसफुली उन्होंने टेस्ट उन्होंने भी कर दिया है। तो ये जो है इस तरह की नेक्स्ट फेज ऑफ स्पेस बेस में हम एंटर कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ऑटोमेटेड रोबोटिक मिशन। जब आप देखेंगे पिछले काफी सालों से अंतरिक्ष में इंसानों का भेजना काफी कम हो गया है। सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाते हैं, कोई अलग का पर्पज है, एक तरह की स्पेस लैब है जहाँ पे फ्यूचर में ह्यूमन सेटलमेंट के लिए तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बाकी सारे मिशन देखेंगे वो रोबोटिक ऑटोमेटेड मिशन है। जी। तो ये इसको अगर हमको इसको अचीव करना है तो उसके लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, उसका सक्सेसफुल लैंडिंग। 5 में से ये दूसरा अटेम्प्ट था, तो क्या आप बता सकते हैं कि किन्हीं कारणों से पहला टेस्ट क्यों फेल हुआ था? देखिए, ये जो हमारे जो लैंग्वेज हम मीडिया में यूज करते हैं कि फेल और सक्सेस, साइंस में टेक्नोलॉजी में जब रिसर्च करते हैं ऐसा कुछ फेलियर जैसी कोई चीज होती नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क होती है। पहली बार किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं तो नेचुरली उसमें कई बार आपको कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं। आप कितना भी उसको पहले से प्लान कर लें तो इसको आप ये मान के चलिए कि वो कई बार ट्रायल के बाद आपको सक्सेस मिलती है। काफी सालों से इस पर काम हो रहा है। अभी से शुरू में 2010 से इसके ऊपर वर्क होना, उसके पहले से इसका प्लान में आ गया था ऐसा बनाना, लेकिन 2010 से इस पर सीरियसली वर्क हो रहा है। और मेरे ख्याल से 2016 में इसका जो इसको बोला हाइपरसोनिक, जो उसका जो एंट्री लॉन्च का उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया था। तो ये सारा काम बहुत छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ता है। अब किसी स्टेप में अगर कोई कमी रहे उसको हम फेलियर नहीं बोलते हैं, उसको बोला जाता है कि आपने अपने सारी चीजों को प्रॉपर्ली टेस्ट किया, कमी पाएगी उसको अगली बार ठीक कर लिया जाता है। जो चंद्रयान 2 के काफी हल्ला हुआ था कि फेल हो गया, चंद्रयान 2 जो गया था उसमें दिक्कत हुई थी, हमारा जो लैंडर था और उसके बाद जो उसमें रोवर था वो नहीं लॉन्च हो पाया, तो उसमें सॉफ्टवेयर में कुछ बग ऐसी लगी थी जो पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाई थी। तो लेकिन वो अगर बोलोगे उसका जो बाकी वो एक छोटा सा पार्ट था उसका, बाकी काम उसने पूरा किया है ना। तो कभी भी साइंस में फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है जी। ये हमारे जो बिजनेस में फेलियर हो सकता है, लेकिन साइंस में आप जब टेस्ट करते हैं तो हमेशा आप अपने फेलियर आपको ये लेसन होता है और उसके उन लेसन से सीख के हम उसको और बेहतर बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल। आज जो हमने टॉपिक लिया है इसके बारे में कोई और जानकारी जो आपको लगता है लोगों तक पहुंचना जरूरी है और जो आप शेयर करना चाहें? जी हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो काम जो है कि इस तरह के चीजों में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, IITs को इन्वॉल्व करना, ये और यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करना, ये बहुत जरूरी काम है। और इसके लिए खास तौर पे इन यूनिवर्सिटीज में, IITs में इसके लिए स्पेशल फंडिंग अलॉट होनी चाहिए। तो एक आप देखेंगे दुनिया भर में जो सारी ब्रेक थ्रूज होती है यंग माइंड का जी, ये दूसरे डिसिप्लिन में होता है कि जो बुढ़े लोग हो जाते हैं मेरे जैसे उम्र वाले, तो उनको बड़ा बनाते हैं कि ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन साइंस में हमेशा यंग जो जनरेशन होती है ज्यादा ज्ञानी होती है बुजुर्गों से। तो हमारे इन्वेस्टमेंट करने और यंग लोगों जो इंडियन से मुझे अपील है कि हमारा फ्यूचर जो है वो सितारे हमारा फ्यूचर नहीं बताते, सितारों में हमारा फ्यूचर है। तो उसके लिए तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें और सरकारों को भी चाहिए कि इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट करें और लोगों को इंकरेज करें, साइंटिस्टों को भी और स्टूडेंट्स को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
This is an ABP Life podcast.